हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों का ये तीसरा कार्यकाल है। अपनी इस तीसरी पारी में दोनों जो देश हैं वो भारत और बांग्लादेश को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम इसका जिक्र करेंगे। साथ ही ये मुद्दा आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से, जिसमें इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की बात होती है, उसके लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही करंट परिघटना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाल ही में 21 और 22 जून को शेख हसीना भारत द्वारा होस्ट की जाने वाली पहली राजकीय अतिथि के तौर पे भारत में आई है। ये दोनों देशों के संबंधों को और महत्वपूर्ण तरीके से दिखाता है। और ये जो राजकीय यात्रा थी पहली किसी भी विदेशी प्रधानमंत्री की या किसी भी विदेशी प्रमुख की, इस यात्रा में 10 सहमति पत्रों की भी बात की गई है, जिसमें दोनों देशों के मध्य अलग अलग सहयोगों के मुद्दों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पे यदि दोनों देशों के बीच में हम जीत जीत की स्थितियां देखें, यानी वो क्षेत्र कौन से हैं जहां पे दोनों क्षेत्र बेहतर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र की। दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। यदि द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 2023 में $15.9 बिलियन का व्यापार हुआ, और यह व्यापार विविधीकृत क्षेत्रों में हुआ, जिसमें कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और अन्य क्षेत्रों में ये जो व्यापार है दोनों देशों के मध्य ये फैला हुआ है। इसके साथ ही बांग्लादेश डिजिटल साझेदारी, ये जो डिजिटल साझेदारी का मुद्दा है, दोनों देशों में डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खासा महत्वपूर्ण है। यदि हम अर्थव्यवस्था और डिजिटल साझेदारी के अलावा देखें तो ऊर्जा, अवसंरचना और संपर्क, इन तीनों क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के मध्य असीम संभावनाएं हैं, जिन पे दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम अवसंरचना परियोजनाओं की बात करें तो अखोरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, जो बांग्लादेश के माध्यम से मुख्य भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ेगा। इसके साथ ही खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। रेल संपर्क पर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता हुआ है, जो दोनों देशों के क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम करेगा। यानी हम अवसंरचना के मुद्दे पे बेहतर काम कर रहे हैं। यदि आप लोकेशन की बात करेंगे ना, तो ये भारत से जुड़ा हुआ बांग्लादेश और यहाँ पे पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर से हम मात्र चिकन नेक के थ्रू जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब यदि बांग्लादेश के माध्यम से अवसंरचनाएं हम विकसित कर लेते हैं, मल्टी मोड अवसंरचनाएं, जिसमें सड़क से लेके रेल मार्ग तक की बात है, जल मार्गों के माध्यम से यदि हम पूर्वोत्तर में पहुंचते हैं, तो एक तो बांग्लादेश के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा, हमारा प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ेगा, और साथ ही पूर्वोत्तर भारत से जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो पाएगी। तो इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है यदि हम अवसंरचना और संपर्क के आधार पर बात करें। तो यदि हम ऊर्जा की बात करें तो भारत बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। 2023 में लगभग 1160 मेगावाट तक जो ऊर्जा व्यापार है वो पहुंचा है। इस संदर्भ में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बना, जो इस क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाता है। और न केवल ऊर्जा बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन क्षेत्रों में भी दोनों देश सहयोग कर रहे हैं बड़े स्तर पे। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश नेपाल को भी जो बिजली बेच रहा है वो भारतीय ग्रिड के माध्यम से बेच रहा है। लगभग 40 मेगावाट जल विद्युत बांग्लादेश भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल को भेज रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उसकी सुदृढ़ता को भी दिखाता है। इसके साथ ही हम बात करें भारत बांग्लादेश हरित भागीदारी का साझा दृष्टिकोण नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता में मौजूदा सहयोग को स्थापित करेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर क्षेत्र में जो ब्लू इकोनॉमी की बात है या फिर समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन है, वो इन दोनों देशों के मध्य समुद्री संसाधनों और महासागरीय आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। यानी ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में और साथ ही ब्लू इकोनॉमी जैसे समुद्री संसाधनों के संबंध में दोनों देश बेहतर सहयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के संदर्भ में दोनों देशों की जो सीमा है वो लगभग 4096.70 किलोमीटर
अंतरराष्ट्रीय सीमा है और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का काम द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से हो रहा है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल हो जाए और नोडल ड्रग नियंत्रण एजेंसियों के बीच नियमित वार्ता शामिल है, ताकि इस क्षेत्र में जो आतंकवाद है, उग्रवाद है या अंतरराष्ट्रीय अपराध है, इन जैसी आम चुनौतियों से निपटा जा सके। तो दोनों देश सुरक्षा के संदर्भ में भी साझा दृष्टिकोण अपनाते हैं। यदि हम सैन्य शिक्षा की बात करें जो कि सुरक्षा से जुड़ी हुई है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, भारत और बांग्लादेश रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज, साथ ही बांग्लादेश के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भी जो सुरक्षा दृष्टिकोण है इसके लिए खासे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे खुफिया जानकारी साझा करने की बात हो, चाहे आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों में सहयोग हो, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में काफी मदद मिल सकती है। ध्यान रखना, भारत ने रक्षा खरीद के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन का ऋण दिया था, जो न केवल बांग्लादेश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करने का काम करेगा। यानी सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षमता निर्माण के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो साझा मुद्दे हैं उन पे मिलके सहयोग अपना रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच में कुछ मुद्दे भी हैं। यहां तक आते आते हमने समझा, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे अवसंरचना हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, चाहे सांस्कृतिक संबंधों का बढ़ना हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही चाहे क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से, चाहे हम BBIN की बात करें, बिम्स्टेक की बात करें, इन क्षेत्रीय सहयोगों के माध्यम से भी संपूर्ण दक्षिण एशिया के समृद्धिकरण की ओर दोनों देश अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच में कुछ चुनौतियां भी हैं। एक बड़ी चुनौती है तीस्ता जल बंटवारा। ध्यान रखिएगा, यह विवाद का विषय है। भारत वर्तमान में लगभग 55% जल पर अपना नियंत्रण रखता है, वहीं बांग्लादेश दिसंबर से मई के शुष्क मौसम के दौरान 50% जल पे अपना दावा करता है। दोनों देशों ने नदी पे डाइवर्जन बांध बना रखे हैं, जिससे भारत के पश्चिमी बंगाल में लगभग 9,20,000 हेक्टेयर और बांग्लादेश में लगभग 7,50,000 हेक्टेयर को सिंचाई की भूमि को सिंचाई मिलती है। यानी ये जो तीस्ता नदी है ना, ये भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की कृषि, आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए ये तीस्ता नदी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी इस तीस्ता नदी को लेकर विवाद है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में करना क्या पड़ेगा? पश्चिम बंगाल की कृषि जरूरतों को बांग्लादेश की जल आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने की जरूरत है। साथ ही पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना और दक्षिण एशिया में साझा जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करना जरूरी है। तो ऐसे में तीस्ता नदी विवाद, जो दोनों देशों के बीच में एक प्रमुख विवाद है, इसका शांतिपूर्ण तरीके से संतुलित समाधान करना कहीं ना कहीं दोनों देशों के हितों में ही होगा। ध्यान रखिएगा, यह तीस्ता परियोजना बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ढाका को चीन भारत तनाव के बीच अपने हितों को संतुलित करते हुए भारत को इस दृष्टिकोण पे, यानी तीस्ता नदी विवाद पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। तीस्ता नदी विवाद के अतिरिक्त सीमा मुद्दे भी काफी एक तरीके से चुनौतीपूर्ण है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि सीमा पर हत्याएं एक चिंतापूर्ण विषय बन चुका है। संयुक्त गश्त, सीमा बलों के बीच बढ़ते संचार और गैर घातक हथियारों के इस्तेमाल के बावजूद जो सीमा पर नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अवैध सीमा पार गतिविधियों का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी आज भी बांग्लादेश से अवैध तस्करी की घटनाएं हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल करना, नियंत्रण लगाना दोनों देशों के संबंधों के लिए हितकारी होगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर की हिंसा को कंट्रोल करने, नियंत्रित करने में समय समय पे भारत का बड़ा सहयोग किया है, लेकिन फिर भी तमाम ऐसी घटनाएं घटती रही हैं समय के साथ। उन चुनौतियों का समाधान भी बैठ के करना चाहिए। साथ ही दोनों देशों के मध्य एक शरणार्थी समस्या को लेके भी मुद्दा बरकरार है कि 1971 के वॉर में, उसके बाद जो समय समय पे बांग्लादेश से भारत में शरणार्थी आए हैं, उनका निपटारा दोनों देशों के बीच में कैसे होगा, यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। साथ ही दक्षिण एशियाई प्रक्षेप पथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों देशों के मध्य ये जो 10 सहमति पत्र
पे बात की गई है। इससे भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो विकास और सहयोग को दर्शाते हैं। और ये विकास और सहयोग अलग अलग क्षेत्रों की बात करता है, जिसमें डिजिटल साझेदारी से लेके हरित पहल से लेके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री पहल, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध, इसके साथ ही भविष्योन्मुखी लक्ष्य, इन सारे मामलों पे भारत और बांग्लादेश मिलकर काम करना चाहते हैं। क्षेत्रीय संपर्क पहलों से व्यापार में वृद्धि और दक्षिण एशियाई आर्थिक परिदृश्य में बदलाव की उम्मीद है। यदि दोनों देश मिलकर हर एक मुद्दे पे सहयोग करें और जो चिंताएं हैं उनका बेहतर तरीके से समाधान करें तो संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए यह हितकारी होगा। और ये संबंध न केवल भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को आकार देंगे, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ाएंगे, सहभागिता के जो नए मानक हैं उनको भी स्थापित करेंगे और संपूर्ण दक्षिण एशिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, BBIN मोटर वाहन समझौता, बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते जैसी पहल पूरे उपमहाद्वीप में आर्थिक सहयोग को, क्षेत्रीय एकीकरण को और स्थिरता को और मजबूत कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मुद्दा है, यानी दोनों देशों के बीच में तमाम सकारात्मक बातें हैं जिनको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है और कुछ चुनौतियां हैं जिनका समय के साथ समाधान करने की जरूरत है। दोनों देशों के जो एक तरीके से शासन अध्यक्ष हैं, है ना, दोनों देशों के जो राजनेता हैं, उन दोनों की ये तीसरी पारी है। तो ऐसे में सहयोग के पैमानों को दोनों देश मिलकर सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर यदि करें तो संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए ये निश्चित तौर पे हितकारी होगा। आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025-26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 26 जून से शुरू हो रहा है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LD लाइव, LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है। लाइव क्लासेस होती हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर सब इसमें इंक्लूड है। साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या कहना है इस पूरी परिचर्चा पे? आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।